हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है IIM करियर इंस्टीट्यूट में। हम क्या स्टार्ट की थी, हमने एक PYQ सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम 2012 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस थे हम वो सारे के सारे सोल्व करने वाले थे। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है। कौन सा? ब्लड एंड सर्कुलेशन की। हमारे मतलब कि ब्लड फ्लो कैसे होता है और सर्कुलेशन किस टाइप से होता है हार्ट में। ठीक है, तो इसका हम पूरा का पूरा कंप्लीट क्या कर चुके हैं, चैप्टर भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो इसके हम कितने PYQ आ चुके हैं वो हम क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमें डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम किसका है पहचानना है, और उसके साथ जो करेक्टर दे रखा है वो सही है या नहीं है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। द फिगर शोन ए ह्यूमन ब्लड सेल्स, यानी ह्यूमन ब्लड सेल्स का क्या है, डायग्राम है। आइडेंटिफाई इट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो इसका दे रखा है वो पहचान करिए आप। तो सबसे पहले अगर आपको डायग्राम भी दिखता होगा तो एक बॉल दिख रही है, और ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर किसका होता है, बेसोफिल्स का होता है। कंप्लीट था हमारे पास। ठीक है, अब बेसोफिल्स का क्या होता है देखिए, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स सही है या नहीं है, तो देख लेते हैं। सीक्रेट सेरोटोनिन, यानी ये सेरोटोनिन का सीक्रेशन करती है। इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, यानी इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स देती है जैसे किसी भी टाइप की एलर्जी होने पर। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। आगे ऑप्शन भी हम देखते हैं कि क्यों सही नहीं है। तो पहला आता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट फॉर्म अबाउट 20% ऑफ ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यूनो रेस्पॉन्स, यानी जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है, दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती है। इम्यूनिटी सिस्टम में तो वो काम करती है, ठीक है, लेकिन क्या ये 20% होती थी, ये 20% नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अब्डुटेंट ब्लड सेल्स, यानी मोस्ट अब्डुटेंट होती है क्या ये फेगोसाइटिक सेल, तो ये नहीं होती है। समझ में आया नहीं है। सबसे ज्यादा कौन होती है हमारे पास, RBC होती है। वो कितनी होती है, 48 to 52 मिलियन के आसपास, 48 to 52। ओके, नेक्स्ट आता है कौन सा, मोनोसाइट्स। लाइफ स्पान कितना होता है, 3 डेज नहीं, इसका 10 से 20 घंटे तक ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ए वाला, की जो बेसोफिल होती वो सेरोटोनिन का सीक्रेशन करती है और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी शो करती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, द डायग्राम गिवन हियर द स्टैंडर्ड ECG ऑफ नॉर्मल पर्सन, यानी अगर कोई नॉर्मल पर्सन जैसे मुझे ले लीजिए, ठीक है, तो अगर ये मेरा ECG है, उसमें 3 वेव दे रखी, P, QRS और T वाली। समझ में आ गया। इनके लिए कौन सा करेक्ट है, किसके लिए, P के लिए, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम तीनों को पहले एक बार गोला कर देते हैं। पहले ये हो गया P, फिर आ गया कौन सा, QRS, फिर आ गया हमारे पास T वाला। समझ में आया नहीं है। अब दो चीजें होती, पहला होता है कौन सा, सिस्टोल, और दूसरा होता है कौन सा, डायस्टोल। पहले हम ये समझ लेते हैं। समझ में आया नहीं है। तो अब क्या होता है, एक तो कॉन्ट्रेक्शन और एक होता है रिलैक्सेशन। अब हमारा हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ये वाला देखिए आप, ठीक है, इसमें यहाँ होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ होते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ क्या होते हैं, सेमिलुनर वाल्व होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है, ये कौन सा, राइट एट्रियम, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो P वेव तब जनरेट होगी जब क्या होगा, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझ में आया नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा, बिगनिंग्स ऑफ सिस्टोल, क्या सिस्टोल को शो करता है, नहीं। एंड ऑफ सिस्टोल होता है, नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दी आर्टरिया, यानी P वेव कब आती है, जब क्या होता है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ में आया नहीं। हमने पढ़ा था कि जो 70% ब्लड होता है वो नॉर्मली फ्लो कर जाता है, किसमें, वेंट्रिकल्स में, लेकिन जो 30% ब्लड होता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, तो उसके कारण P वेव जनरेट होती है। यानी जब जब P वेव जनरेट हो तब यह समझ जाना है कि क्या हुआ है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, सी वाला। समझ में आया नहीं, सी वाला करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन P वेव रिप्रेजेंट करती है। तो फिर QRS का क्या काम है, तो QRS क्या करती है कि जो किसमें, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करती है, QRS। समझ में आया नहीं है। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन रिप्रेजेंट करेगी, QRS, और जब क्या होगा, वेंट्रिकल्स नॉर्मल कंडीशन में आएगी तब क्या रिप्रेजेंट करेगी, T वेव। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम हार्ट बीट में किसको काउंट करते हैं, तो हार्ट बीट में हम काउंट करते हैं किसको, तो मेरे दिल की धड़कन को हार्ट बीट में काउंट किसको करते हैं हम, QRS को। समझ में आया कि QRS की कितनी वेव बन रही है। आपने टीवी सीरियल देखे होंगे, थोड़ा सा सीडीओ से गिरो तुरंत मतलब कि क्या हो गई, ये ECG आ गया। समझ में आया। तो वहां P मतलब कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया।
QRS मतलब कि क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। और नेक्स्ट आ गया T। T क्या होता है, वेंट्रिकल जब किस में आते हैं, नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में आते हैं। तो कंप्लीट कौन सा हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन। ठीक है, ये इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, यानी अगर किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है, जो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, बिकॉज ही हैज, यानी उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम क्यों कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर में एक टेबल बनाना सिखाई थी कि ये ए, ये बी, और इसके बाद ये ए बी, और ये कौन सा हो गया, ओ वाला। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप था। इसमें ए बी सभी से ले सकता है, हमने ये कहा था, और ओ सभी को क्या कर सकता है, ओ सभी को दे सकता है। समझ में आया नहीं है, तो हमने इसको लिखा था कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सभी से ले सकता है। अब सभी से ले सकता का है, रीजन क्या है, सभी से इसलिए रह सकता है कि इसमें एंटीजन तो क्या होती है, ए बी होती है। क्या होती है, एंटीजन तो प्रेजेंट होती, कि कोई भी आएगा उसको पहचान तो ये लेगा, लेकिन उसको मार नहीं पाएगा। अब आप समझिए कि आप मतलब कि इतने बीमार हैं, या घर में कोई इतने बुढ़े दादाजी हैं, समझ में आया नहीं है, अब इतने बुढ़े हो चुके हैं दादाजी की, मतलब कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो तो पहचान पा रहे हैं, लेकिन आप समझो घर में चोर आ गए, तो क्या दादाजी मार के भगा पाएंगे, नहीं, दादाजी नींद में सो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं बताएं, जो चाहिए वो घर से ले जाओ। समझ में आया नहीं, तो यहां पर भी सेम कंडीशन है कि ए बी एंटीजन है, ये पहचान तो पा रहा है कि कौन आया है, कौन सा ब्लड ग्रुप आया, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, यानी मारने का कोई सिस्टम नहीं है। समझ में आया नहीं, तो यहां पर एंटीबॉडी क्या होती है, अब्सेंट होती है, एंटीबॉडी अब्सेंट होती है, जिसके कारण ये कोई भी आ सकता है इसके ब्लड ग्रुप के अंदर। समझ में आया, ए बी ब्लड ग्रुप क्यों ले सकता है सभी का, क्योंकि एंटीजन तो होती लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है, और एंटीबॉडी नहीं होने का रीजन क्या है, कोई सा भी ब्लड ग्रुप डाल दो अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कोई मार ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। क्या बात है, पहला ही सही है कि क्या होता है कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन तो दोनों होती है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है। समझ में आया नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। अगला ऑप्शन फिर भी पढ़ते हैं कि ये क्यों गलत है। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ठीक है, यानी एंटीबॉडी होती है, नहीं, एंटीबॉडी नहीं होती है। नो एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी पर एंटीजन होते हैं, तो ये भी गलत है। बोथ एंड बी एंटीजन्स इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज, यानी क्या होता है, एंटीजन इन द प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में थोड़ी होते हैं, एंटीजन कहां होते हैं, आरबीसी की सरफेस पर होते हैं। यह गलत बात है बिल्कुल इसकी, ठीक है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये करेक्ट हो गया कि एंटीजन किस पर होते हैं, आरबीसी पर होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में क्या नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो हार्ट की वर्किंग को कैसे अफेक्ट करते हैं। पहले हमें इससे पहले यह समझना होगा कि दो टाइप का माइंड होता है, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब समझिए, घर में आपसे नुकसान हो गया, जैसे बचपन में होता था कि पीयूसी कोड लग जाता था मोबाइल में, तो अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती थी। ठीक है, हमारा बचपन ऐसे ही बीता है कि मतलब अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती थी, अब मार पड़ने वाली है, या कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन आती है, चाहे कोई सी भी हो, जैसे अगर कोई आप अपना फेवरेट पर्सन के पास बैठे तो अचानक से हार्ट बीट बढ़ने लगती है, उस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में कौन काम करता है, सिंपैथेटिक। कौन सा, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक कम काम करेगा, ये काम करेगा इमरजेंसी टाइम। कब काम करेगा, इमरजेंसी टाइम। और नेक्स्ट कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा आएगा, पैरासिम्पैथेटिक, ये काम करता है नॉर्मल टाइम। कब काम करता है, नॉर्मल टाइम। समझ में आया नहीं है। अब सिंपैथेटिक क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, बीपी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। समझ में आया नहीं है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ज्यादा ब्लड बहेगा। समझ में आया नहीं है। दूसरा, इससे रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक काम करता है नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम करेगा काम, तो मतलब कि क्या होगा, जैसे पैरासिम्पैथेटिक से वापस नॉर्मल कंडीशन में लाएगा हार्ट को, कि अब खतरा टल चुका है। समझ में आया नहीं। अब अचानक से देखो, आप जंगल में शेर आ गया आपके सामने, अब आप क्या करोगे, तुरंत वहां से या तो भागोगे या लड़ जाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सपोज कीजिए आप भाग गए वहां से, तो बहुत दूर जाने के बाद आप पीछे देखोगे कि अब कोई खतरा नहीं है, तो बैठ के थोड़ी सी क्या करोगे, सांस लोगे। उस टाइम कौन काम कर रहा है, वापस नॉर्मल में, पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, हार्ट बीट क्या हो जाती है,
कम हो जाती है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, यानी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है यानी मतलब कि हार्ट से निकलने वाला ब्लड है वो भी कम हो जाएगा और हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन बाकी गलत क्यों है देख लेते हैं। हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड, नहीं, सिंपैथेटिक में बढ़ती है हार्ट रेट, ठीक है। बोथ हार्ट रेट एंड, ठीक है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, यानी मतलब कि दोनों बढ़ जाती है, नहीं। हार्ट रेट डिक्रीज, हार्ट रेट कम होती है लेकिन कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, नहीं। ये कह रहा है नदी उल्टी बहती है, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हार्ट रेट अगर क्या हुई, कम हुई है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। समझ में आया नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला, कि जब पैरासिम्पैथेटिक काम करता है तो हार्ट बीट कम होती है, तो उस टाइम क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम या उसको हम कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, यानी जिनके पास दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड, जिसमें ये कौन सा हो गया, राइट एट्रियम, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम। जूम नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया राइट वेंट्रिकल और ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया नहीं है? यहाँ पर ट्राइक स्पीड वाल और यहाँ हो गए बाइक स्पीड वाल। लेकिन ये 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है, व्हेल में पाया जाता है, क्योंकि ये मैमल से। समझ में आया नहीं है? लेकिन जो शार्क है उसमें क्या होता है, 1 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। समझ में आया नहीं है? ठीक है, तो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे नहीं होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं होता है। समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट आता है फ्रॉग। फ्रॉग में हमने पढ़ा था कि कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। किसमें, फ्रॉग में। ये किसका है, ये फ्रॉग का है। ये किसका है, ये व्हेल का है, क्योंकि यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड सेपरेट बहता है, लेकिन यहाँ प्योर और इम्प्योर क्या होगा, मिक्स होगा। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया वेंट्रिकल। यहाँ पर प्योर और इम्प्योर क्या होता है, मिक्स होता है। ये किस में आता है, एम्फीबिया में आता है। किस में आता है, एम्फीबिया, जो जल और पानी नहीं, जो जल और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। लिजार्ड किस में आती है हमारे पास, रेप्टाइल्स में आती थी। इसमें भी कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर रेप्टाइल्स में अपवाद कौन है, एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। समझ में आया नहीं है? कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड बिल्कुल अलग बहता है, मिक्स नहीं होता है। समझ में? इनकम्प्लीट का मतलब कि अगर आता तो फिर ये फ्रॉग सही हो जाता है, लिजार्ड सही हो जाता। कंप्लीट है तो चलिए अब यहां से एक और क्वेश्चन आ सकता है। इससे फ्रॉग लिखा एम्फीबिया, इससे मुझे याद आया लिजार्ड से क्वेश्चन आता है, सैलामेंडर क्या है, एम्फीबिया रेप्टाइल्स हैं। सैलामेंडर जिसके पूंछ होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो रेप्टाइल्स नहीं है, वो फ्रॉग है। फ्रॉग नहीं, वो एम्फीबिया है। समझ में आया नहीं है? सैलामेंडर क्या है, एक टाइप का एम्फीबिया है जिसमें पूंछ होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, व्हेल होती है, जिसमें क्या होता है, 2 सेपरेट सर्कुलेशन पाथवे होते हैं। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल्स, द सेकंड साउंड इज हियर्ड व्हेन, यानी जब सेकंड साउंड कब आता है। हमने पढ़ा था कि 2 साउंड होते हैं, पहला लब, दूसरा होता है डब। लब डब लब डब। समझ में आया नहीं है? ठीक है, अब ये हमने बना लिया, हमारा हार्ट है, ये दिल है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये बाइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ पर क्या होते हैं, सेमिलुनर वाल्व होते हैं। ये हमने कंप्लीट किया था कि हमेशा वाल्व के बंद होने से ही आवाज आएगी। किसके होने से, वाल्व के बंद होने से आएगी। तो पहला फर्स्ट साउंड जनरेट होगा यहां से, कौन सा, लब, कौन सा होगा, लब, और दूसरा साउंड आएगा कौन सा, डब, और ये डब आएगा किससे, सेमिलोनर से। किससे आएगा, सेमिलोनर से आएगा। समझ में आया नहीं है? तो देख लेते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से लब, और सेकंड साउंड सेमी सर्कुलर से क्या होता है, डब आता है। तो देखिए एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऐसे नोड से आता है, तो नहीं। एवी वाल्स ओपन अप, नहीं। वेंट्रिकल्स वाल वाइब्रेट ड्यू टू यूजिंग इन द ब्लड फ्रॉम आर्टरिया, नहीं, ब्लड रिवर्स में नहीं जाता है। सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, यानी जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और ये क्लोज्ड होता है, तो क्लोज्ड होने से साउंड जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं डब साउंड। समझ में आया नहीं? 2 साउंड होते हैं, लब और डब। लब कब होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से। डब साउंड कब होता है, सेमिलुनर वाल्व के बंद होने से होता है। समझ में आ गया? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन, यानी जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन कहां स्टार्ट होता है। अब यहां पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, यहां से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से मैं सारे के सारे बता देता हूं। पहला, स्प्लीन क्या काम करता है, इसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। समझ में आ गया, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, रेड बोन मेरो में सबसे ज्यादा आरबीसी बनती है किसमें, एडल्ट पर्सन में। तो ये तो हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है अगर किसी पर्सन की किडनी निकाल दी जाए तो क्या इफेक्ट होगा, समझ में आया नहीं है। तो पहला, यूरिया फिल्टर नहीं हो पाएगा, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उसमें आरबीसी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इरिथ्रोपोइटिन के कारण। समझ में आया नहीं। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर किसी पर्सन की किडनी को निकाल दी जाए तो आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। और लीवर तो छोटे बच्चों में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं फिर ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, रेड बोन मेरो की सबसे ज्यादा, एडल्ट पर्सन की बात की जा रही है, यहां पर कुछ नहीं दे रखा मतलब, तो रेड बोन मेरो में सबसे ज्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी मैक्सिमम सबसे ज्यादा कब रहेगा। वापस पढ़िए, ब्लड प्रेशर इन मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी अब मैक्सिमम एओर्टा कहां होती है, पहले मैं ये बता देता हूं आपको, ठीक है। ये हार्ट है हमारा, ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए अब अगला मैं आपको बताता हूं कि यहां क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, और यहां से निकलती है कौन, अयोर्टा। कौन निकलती है, अयोर्टा निकलती है। ये निकलती है कौन, अयोर्टा। कौन निकलती है, अयोर्टा, जिसमें प्योर ब्लड रहता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन के समय सबसे ज्यादा इसमें क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा। तो देखिए पढ़ लेते हैं, सिस्टोल ऑफ दी लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल के कारण। दूसरा, डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम के कारण, तो राइट एट्रियम तो गलत ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आता है डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे पास करेक्ट कौन सा है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय सबसे ज्यादा अयोर्टा में ब्लड प्रेशर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ए वाला। समझ में आया नहीं है कि सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर कब रहेगा अयोर्टा में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसके बाद हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वापस देख लेते हैं, लिम्फ किससे बनता है, प्लाज्मा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से बनता है, तो नहीं, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी होती है और प्लाज्मा होती है, और उसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल लिम्फ में ज्यादा होता है। समझ में आ गया। और CO2 भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जहां पर आरबीसी नहीं जा सकती वहां पर कौन जाता है, लिम्फ, जैसे हमारा CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें लिम्फ में क्या होती है, फैट भी ज्यादा होती है। यानी अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो भी ऐसा आ सकता है। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से क्या ये चारों होते हैं, तो ये बिल्कुल सही होते हैं। समझ में आ गया नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2015 का क्वेश्चन लेकिन कैंसिल हो गई थी तब, ठीक है। तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर ब्लड बनाते हैं। प्लाज्मा में से अगर ब्लड में से लिम्फोसाइट्स माइनस कर दो तो क्या प्लाज्मा बन जाएगा, नहीं। समझ में आया नहीं, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्योंकि प्लाज्मा किसमें होता है, लिम्फ में भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कौन सा, सीरम। सीरम में क्या होता है, ब्लड फाइब्रिनोजन, तो इसमें सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। करेक्ट कौन सा हो गया, बी वाला, की प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर क्या बनता है, ब्लड बनता है। यानी जैसे आपने देखा होगा 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा 55% प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स होती है कितने, 45%, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आदि। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरीज, यानी जो मतलब कि क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो अब समझ लेते हैं। पहले ये हमारा वापस से 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारा लंग्स है।
और यहां पर क्या है, बॉडी है। समझ में आया है नहीं आया? ठीक है, आ गया है तो चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, अब यहां से लंग्स से ब्लड आता है, ये मुझे थोड़ी डिफरेंट कलर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लंग्स से जो ब्लड आता है कहां पर, ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो ये आता है वो किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा। यानी शरीर की एक मात्र ऐसी क्या होती है, वेन आती है जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। दूसरा देखिए, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है और ये कौन से कलर की होती है, रेड कलर की, क्योंकि आर्टरी हमेशा रेड कलर की होती है। तो ये होती है पल्मोनरी आर्टरी जो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। समझ में आया नहीं है तो देख लेते हैं। रेड थोड़ा कम दिखता है पर फिर भी, क्योंकि अयोर्टा यानी आर्टरी रेड कलर की होती है और जनरली हम वेन्स मानते हैं कौन से, ग्रीन कलर, क्योंकि CO2 के कारण वो कौन सा कलर हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं वापस हम येलो कलर पर। तो देखिए, मोर देन द पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन से क्या ज्यादा होता है, तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ध्यान रखना कि जो क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, वो किससे ज्यादा होता है, पल्मोनरी वेन से होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल तो कहां होते, यहां होते, लेकिन यहां पर जो सेमिलुनर वाल होते हैं उनके क्लोज्ड होने से अचानक से जब वेंट्रिकल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अचानक से प्रेशर से ब्लड यहां भेजा जाएगा, कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी में। तो लेस देन द वेना कावा गलत है, सेम एज द अयोर्टा गलत है, और मोर देन द कैरोटिड तो ये भी गलत है। करेक्ट कौन सा हो गया, कि जो पल्मोनरी वेन होती है उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कि मैमल्स में सबसे ज्यादा यूरिया को कौन कैरी करता है। पहला हिपेटिक वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन और डोर्सल वेन। पहला मैं यहां पर बता देता हूं कि जब किडनी में हार्ट से मतलब कि एक स्पेशल वेन निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, और जो कहां के लिए जाती है, हिपेटिक यानी लिवर के लिए जाती है उसको हम बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आया नहीं है? यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा कौन सा, हिपेटिक वेन। यानी सपोज कीजिए ये कौन सा है, हमारा लिवर है, इस टाइप का हम क्या बना देते हैं, लिवर बना देते हैं। यहां से कौन निकलेगी, जो हिपेटिक वेन निकलेगी। अब प्योर ब्लड अंदर कौन ले जाएगी, हिपेटिक आर्टरी। प्योर ब्लड कौन ले जाएगी, हिपेटिक आर्टरी ले जाएगी क्या, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। लेकिन अब यूरिया कहां बनेगा, लिवर के अंदर क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। इस यूरिया को बाहर कौन ले जाएगी, हिपेटिक वेन। कौन ले जाएगी, हिपेटिक वेन। और ये हिपेटिक वेन कहां जाएगी, किडनी में जाएगी, जहां पर क्या होगा, फिल्टर होगा। तो सबसे ज्यादा यूरिया कहां होता है, हिपेटिक वेन में होता है। ये कब का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, याद रखना। कंप्लीट है कि सबसे ज्यादा यूरिया कहां होता है, हिपेटिक वेन में होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती। जो यूरिया इसमें बनता है वो सारा का सारा इसमें जाता है। समझ में आया नहीं? तो अगर किसी पर्सन के क्या निकाल दिया जाए, मतलब कि यूरिया को नहीं, अगर किसी पर्सन के लिवर को अगर हम निकाल देते हैं तो बॉडी में किसका अमाउंट बढ़ जाएगा, अमोनिया का। किसका बढ़ जाएगा, अमोनिया का। क्यों, क्योंकि यूरिया तो किससे बन रहा है, अमोनिया से ही तो बन रहा है। कहां पर, लिवर। अब लिवर ही नहीं होगा तो क्या यूरिया बनेगा, नहीं। तो कौन बढ़ जाएगा, अमोनिया। समझ में आ गया? तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, हिपेटिक वेन सबसे ज्यादा किसको कैरी करती है, यूरिया को कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लोटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यानी ये कह रहा है कि किसके कम होने से, नंबर में कम होने से मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लोट नहीं होगा। क्या, इरिथ्रोसाइट आरबीसी के कम होने से होगा, ल्यूकोसाइट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल, इन तीनों का कोई योगदान नहीं होता है ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग किसके कारण होती है, थ्रोम्बोसाइट के कारण। तो अगर थ्रोम्बोसाइट नंबर में कम हो गई तो हमारा ब्लड टाइम पर क्लोट नहीं होगा। समझ में आया नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, यानी जो सीरम होता है वो ब्लड से क्या होता है, अलग होता है। उसका क्या कारण है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है।
तो अब पहला सीरम में क्या ग्लोब्यूल्स नहीं होती है। ग्लोब्यूलिन एक टाइप की क्या होती है, प्रोटीन होती है, जिसमें आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई वगैरह और आईजीएम सारे के सारे पाए जाते हैं। तो सीरम में ये सारे के सारे होते हैं। एल्ब्यूमिन्स क्या होती है, प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन का काम करती है, यानी वाहक प्रोटीन, यानी कुछ भी लाने ले जाने का काम करती है। तो यह भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सीरम में ग्लोब्यूलिन भी होती है और एल्ब्यूमिन भी होती है, लेकिन सीरम में ध्यान रखना क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। समझ में आया नहीं है, सीरम में क्या नहीं होते, क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते। और नेक्स्ट आता है लेकिंग एंटीबॉडी, नहीं, सीरम में एंटीबॉडी भी होती है। समझ में आया नहीं है। तो अगर सीरम कब बनेगा, जब उसमें क्या नहीं होगी, उसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा। कंप्लीट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएट, यानी ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फीचर, यानी इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। समझ में आया नहीं है। तो जो ह्यूमन की अब आरबीसी में सोचो न्यूक्लियस नहीं होगा, तो जो मेन रिएक्शन है वो भी नहीं होगी। समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, यानी उसको रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, कि मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, यानी रिप्रोड्यूस नहीं होगी तो एक से दो आरबीसी नहीं बनेगी, हमेशा नई आरबीसी बनानी पड़ेगी। कहां पर, बोन मैरो में, ठीक है। दे आर सोमेटिक सेल्स, ये सोमेटिक सेल्स नहीं होती है। क्यों, क्योंकि केवल स्पर्म और ओवम ही सोमेटिक सेल है जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सोमेटिक सेल, ठीक है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, यानी ये मेटाबॉलिक नहीं करती रिएक्शंस, तो बिल्कुल सही है। समझ में आया कि मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी आरबीसी में नहीं पाई जाती। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो क्या रिएक्शन हो पाएगी, कुछ भी तो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यस, यानी जो क्या होती है बाइकॉनकेव शेप की होती है, कौन, हमारे पास आरबीसी, ये पूरा का पूरा क्या काम करेगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही, यानी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि न्यूक्लियस नहीं होने से ना तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी होगी और ना ही क्या होगी, उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी। लेकिन जो न्यूक्लियस नहीं होने से जो खाली जगह होगी, तो जितनी खाली होगी उतनी ऑक्सीजन भर के ले जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये याद रखना आपको, कि जो हिपेटिक पोर्टल वेन्स होती है ब्लड को वो कहां से लेकर निकलती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आपको रट लेना है, इंटेस्टाइन से लेकर निकलती है। क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। समझ में आया नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इकट्ठा करती तुरंत कहां, हिपेटिक वेन के, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा कहां भेज दिए जाते हैं, लिवर में भेज दिए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला। क्या है क्वेश्चन, अब आप मुझे बताइए। क्वेश्चन ये आएगा सीधा सा कि हिपेटिक पोर्टल वेन जो ब्लड लिवर से जोड़ती है वो किसके द्वारा, तो इंटेस्टाइन के द्वारा जुड़ी होती है। कंप्लीट है। क्यों जुड़ी होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन द कॉलम 2 में दे रखे, उनको हमें क्या करना है, मैच करना। पहला फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। अब ग्लोब्यूलिन में कौन है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉट करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करती है, हमारे पास एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, आईजी, आईजीडी। एल्ब्यूमिन क्या होती है, कैरियर प्रोटीन का काम करती है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। पहला फाइब्रिनोजन क्या काम करती है, तो फाइब्रिनोजन काम करती है किसका, ब्लड क्लोटिंग का। तो पहला हो गया कौन सा, दूसरा वाला। समझ में आ गया। फिर इसके बाद आता हमारे पास कौन सा, कि जो ग्लोब्यूलिन होती है, ग्लोब्यूलिन वो किसका काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। क्यों, क्योंकि इसमें आईजी ए, आईजी डी, ई और एम, समझ में आया, और जी, ये सारी की सारी पांचों एंटीबॉडी पाई जाती है ग्लोब्यूलिन में। और जो एल्ब्यूलिन होती है वो किसका काम करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करती है, क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन का काम करती है, यानी प्रोटीन को इधर से उधर ले जाने का काम करती है। तो फर्स्ट में कौन सा हो गया, सेकंड, फर्स्ट में हो गया सेकंड, फर्स्ट में हो गया सेकंड, ये फर्स्ट में सेकंड, यानी कौन सा, डी वाला, कि फर्स्ट में सेकंड हो जाएगा, सेकंड में कौन सा, थर्ड, और सी में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। कि जो फाइब्रिनोजन होता है ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, ग्लोब्यूलिन क्या होती है, डिफेंस का काम करती है हमारे शरीर में। आईजी ए, आईजी डी, आईजी ई, आईजी जी और आईजी एम होती है। और एल्ब्यूमिन होती है वो किसका काम करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी क्या काम करती है, कैरियर प्रोटीन का काम करती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट और सेकंड में दे रखे हैं, उसको हमें मैच करना। पहला ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और सेमिलुनर वाल्व कहाँ होते हैं। मैं सीधा से एक डायग्राम बना देता हूं आपके समक्ष, ये पेश करता हूं। ये देखिए आगरा की मसूर, ठीक है, दाल है मतलब फनकारा नहीं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ होंगे बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है कहां होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ओके, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। तो फर्स्ट में हो गया थर्ड, फर्स्ट में हो गया थर्ड, एक ही ऑप्शन है। कितना करेक्ट है देखिए, फर्स्ट में हो गया कौन सा, थर्ड। फिर भी आगे देखते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहां होते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यानी बी में कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। और नेक्स्ट सेमिलुनर वाल्व कहां होते हैं, सेमिलुनर वाल्व यहां होते हैं, कहां पर, राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और कहां, पल्मोनरी आर्टरी, जो कहां पर जाती है, लंग्स में जाती है, यहां पर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ए वाला। समझ में आ गया। ये इसको आपको याद रखना है 3D में डायग्राम की कौन कहां होता है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है, रटना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल समझने का काम है बायो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को क्या करना है, मैच करना है। कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल इतना सा याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये हो गया, यहां पर वापस से वही कहानी है। ये नाम तो अब आपको याद हो गए होंगे, ये राइट एट्रियम, ये क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व और यहाँ होते हैं सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। चलो अब पी वेव में क्या होता है, मैंने बताया था कि जो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पी वेव कहते हैं। तो ए में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। ए में कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। ए में फोर्थ वाला, ए में फोर्थ वाला, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, दो ही ऑप्शन बचे हैं। आगे देखते हैं हम, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूआरएस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी बी में कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। बी में हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। टी वेव में क्या होता है, तो टी वेव में क्या होता है कि जब रिपोलराइजेशन यानी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं वेंट्रिकल्स, उसको क्या कहते हैं, टी वेव कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला, यानी सी में हो गया सेकंड वाला। अरे बड़े जिद्दी क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बचा है थर्ड या फिफ्थ में से एक होगा, मैं बता देता हूं। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, यानी हमने पढ़ा था कि टी वेव क्या होती है, थोड़ी ऐसे लॉन्ग होती है। अगर इसकी साइज में कमी आ रही है, इसकी साइज में कमी आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी इस्थेमिया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी वेन डिसीज पढ़ा है कि जब उसमें ब्लॉकेज आने लगते हैं आर्टरी या वेन्स में, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी इस्थेमिया। तो डी में कौन सा हो गया, थर्ड वाला। डी में कौन सा हो गया, थर्ड वाला। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी वाला। समझ में आया नहीं है। पी वेव में क्या होता है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यूआरएस में क्या होता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। टी वेव में क्या होता है, जब वेंट्रिकल नॉर्मल साइज में आते हैं। और नेक्स्ट रिडक्शन इन द टी वेव, यानी टी वेव की अगर साइज में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या है, कोरोनरी इस्थेमिया, यानी जल्दी से चेकअप कराने की जरूरत है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन, यानी एक पर्सन की हार्ट रेट क्या होगी, यानी हमें क्या काउंट करनी है, हार्ट बीट काउंट करनी है। ए पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर, यानी उसका कार्डिक आउटपुट कितना है, 5 लीटर। और ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एंड ऑफ द डायस्टोल कितना है, 100 ml। समझ में आया नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल, एंड ऑफ डायस्टोल कितना है, 100 ml। समझ में आ गया। तो सिस्टोल में कितना हो जाएगा, 50 ml होता है। समझ में आया नहीं, हमें पता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, समझ में आया नहीं है,
क्या होता है हमारे पास, कार्डियक आउटपुट को हम किस किस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या आता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या आती है, हार्ट बीट आती है। अब यहां पर कार्डियक आउटपुट हमें कितना दे रखा है, कार्डियक आउटपुट दे रखा है हमें कितना, 5 लीटर। उसको हम काउंट कर देते हैं किसमें, एमएल में, तो कितना हो जाएगा 5000 ml हो गया हमारे पास कौन, कार्डियक आउटपुट। अब हमें निकालना है कौन, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है समझिए, तो अगर हमारे पास एंड ऑफ द डायस्टोल कितना है 100 ml है, समझ में आ गया नहीं है, और ये सिस्टोल कितना है 50 है, तो 100 माइनस, अब समझ से पहले हम ये निकाल लेते हैं कौन सा, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम इसको, मैं मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। हाँ, कार्डियक वॉल्यूम इन दी वेंट्रिकल्स, ठीक है, किसके समय, डायस्टोल के समय कितना है 100 है, कितना है 100 है, और सिस्टोल में कितना है, सिस्टोल में है 50, कितना है 50 है, समझ में आया। तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 हो जाएगा कितना, 50 ml, समझ में आया नहीं है। तो यहां पर हम पिट कर देंगे क्या, 50 ml, तो हम इसको लिख लेंगे कौन सा, 5000 इज इक्वल टू कितना, 50 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स को हमने क्या मान लिया है, हार्ट बीट, क्या मान लिया है, हार्ट बीट, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, 5000 अपॉन 50 इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पर ये कट के क्या आ गया 100 हार्ट बीट, समझ में आया नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 100, यानी 100 हार्ट बीट्स क्या होगी पर मिनट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। वापस कैसे निकाला हमने, 5000 लीटर, हमने फॉर्मूला लिखा, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100, मतलब की हार्ट बीट होती है, ठीक है। अब 5000 हमारे पास क्या थी, 5000 ml हमारे पास क्या था, कार्डियक आउटपुट था, ये हमने निकाला स्ट्रोक वॉल्यूम किससे, 100 माइनस 50 से कितना आ गया, 50 आ गया, और फिर हार्ट बीट को हमने x मान लिया, तो इसको हमने सीधा यहाँ ट्रांसफर किया, तो कितना आ गया 100 हार्ट बीट आ गई, कब, पर मिनट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद हमारे पास देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना। पहला इसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स, समझ में आया नहीं है। अब जो हमारे पास लिम्फोसाइट है वो किसका काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है, इम्यून रेस्पॉन्स का काम करती है, ये काम करती है इम्यूनिटी सिस्टम का। तो डी में कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, डी में कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास ये। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में सोचिए, ठीक है, फिर भी हमसे सॉल्व नहीं होते। फिर हम देखते हैं इतना इजी क्वेश्चन था, ये तो गलत हो गया। देखिए, इसिनोफिल्स में क्या होता है, ये हिस्टामिन का रिलीज करती है, इसको कौन रोकता है हमारे पास, तो बेसोफिल, समझ में आया नहीं है, उसका अपोजिट काम करती है। तो बी में आ गया कौन सा, फोर्थ वाला। और न्यूट्रोफिल किसका काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला। वापस समझ लेते हैं, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी रेस्पॉन्स का काम करती है, इसिनोफिल रिलीज हिस्टामिन और क्या करती है, एंजाइम का सीक्रेशन करती है, और बेसोफिल उसके अपोजिट काम करती है, क्या करती है, हिस्टामाइन का सीक्रेशन करती है, रिलीज ग्रैन्युल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन का काम करती है, और न्यूट्रोफिल्स किसका काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, यानी सबसे पहले हम बता देते हैं कौन सी, पी वेव, फिर उसके बाद आती क्यू आर एस, और फिर उसके बाद आती कौन सी, ये टी वेव। ये हो गई पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, और ये क्या होगी, टी वेव होती है। अब पी वेव क्या होती है समझ लेते हैं पहले, ये डायग्राम बना के हार्ट का, कि एट्रियम में जब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं पी वेव, समझ में आया नहीं है। और जो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होता है उसको हम काउंट करते हैं किससे, क्यूआरएस वेव से, समझ में आया। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन, और इसी को हम हार्ट बीट में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। टी वेव क्या होती है, जब सिस्टो मतलब नॉर्मल कंडीशन आती है किसमें, वेंट्रिकल्स में, समझ में आ गया, रिलैक्स कंडीशन को। अब देखती है, रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स गलत है, डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स गलत है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और नेक्स्ट आता है कौन सा, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल किसको रिप्रेजेंट करती है, टी वेव को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन क्यूआरएस किसको करती है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स किसको रिप्रेजेंट करती है, क्यूआरएस को। और इसी को हम काउंट करते हैं किसमें, हार्ट बीट में। जितनी क्यूआरएस वेव बनी उतनी क्या हुआ है, हार्ट बीट बनी है। कंप्लीट है। देखिए, पहले क्वेश्चन आया था किस पर, पी वेव पर, कि पी वेव का क्या काम है। अभी हमने जस्ट सोल्व किया था, ये पी वेव का क्या काम है। ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 में, और थोड़ा सा घुमा के दे दिया वापस, कब, 2020 में।
मैं हमेशा कहता हूं कि बायो में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता, बस पुराने क्वेश्चन क्या होते रहते हैं, नए होते रहते। तो एटलीस्ट आप कम से कम 12 या 13 साल के क्वेश्चन तो आपको याद हो। याद हो का मतलब कि क्या हो, इतने अच्छे से याद हो कि कोई डाउट ना हो, रटे हुए ना हो, तो आपके लिए नीट बहुत इजी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, सी वाला, कि जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये पहले मैंने दे ही दिया है, ठीक है, इससे से पता चलता होगा आपको। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, यानी जो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें, फाइब्रिन में। समझ में आया नहीं है, ठीक है, यानी फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है ये वाला, ठीक है। ये किसके कारण होता है, रेनिन के कारण, ये किडनी में होता है। इपिनेफ्रिन, ये कहां होता है इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्लैंड में। थ्रोम्बोकाइनेस अलग है, ठीक है। और फिर आता है थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन के कारण ही क्या होता है, जो हमारा कौन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। यानी जब भी चोट लगती है तो चोट लगते ही क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजन होते हैं वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए आगे एक क्वेश्चन इसी पर आया हुआ है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा क्या है, करेक्ट है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये हार्ट बना देते हैं, मैं पहले ही बना देता हूं ऐसा हार्ट। ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व है। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सक्रीट बाय सेमी ओके साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया, यानी ये कह रहा है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व प्रेशर से ओपन होते हैं, किसमें, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो गलत है, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन हो जाते हैं किसके समय, हमने पढ़ा था कि जो 70% ब्लड है वो तो क्या चला जाता है, नॉर्मली प्रेशर से ओपन होके चला जाता है, और 30% के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये वाला हमारे पास गलत हो गया। देखिए, ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, यानी हमने पढ़ा था कि 0.4 सेकंड के लिए एक रिलैक्स कंडीशन आती है जिसमें कोई किधर भी मूव नहीं करता, उस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुले रहते हैं। तो 70% ब्लड क्या कर जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ते हैं। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व, यानी जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो सेमिलुनर वॉल्व के क्लोजिंग होने से होता है। तो वापस समझ लेते हैं, यहां पर प्रेशर इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर। ध्यान रखना, सेमिलुनर का केवल ये काम है कि ये ब्लड को क्या करता है, बैक फ्लो से जाने से रोकता है। यानी यहां पर होते हैं सेमिलुनर वॉल्व, वो क्या करते हैं, ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। बीपी में उनका कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट आता है The atrioventricular node यानी AVN node generate an action potential to stimulate atrial contraction के लिए ध्यान रखना, ऐसे नोड होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। यहाँ AVN की जगह ऐसे नोड होता तो करेक्ट होता। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कि जो जॉइंट डायस्टोल होता है कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाले ओपन होते हैं, 70% ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है। ये करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास, कौन सा वाला, बी वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए, गिवन बिलो द स्टेटमेंट, यानी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। द कोगुलेशन इज फॉर्म्ड द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। क्या उसको हम थ्रोम्बिन्स कहते हैं। मैंने अभी कहा था कि इससे एक आगे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना। तो ये जो थ्रेड बनता है, ये देखिए, क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन के फाइबर्स बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइब्रिन्स कहते हैं। नोट क्या नहीं कहते हैं, थ्रोम्बिन्स नहीं कहते हैं, ठीक है। तो द कोगुलेशन इज फॉर्म्ड ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स कहते हैं। स्टेटमेंट 1 तो क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, यानी जो स्प्लीन होता है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि आरबीसी वहीं डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये कह रहा है दोनों इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट और डी वाला भी गलत ही होगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट नहीं। स्टेटमेंट 1 गलत है, क्यों, क्योंकि फाइब्रिन्स क्या करती है, थ्रेड बनाती है। और दूसरा आरबीसी को ही हम ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास कौन से हो गए, सर्कुलेशन के पीवाईक्यू हो गए। ठीक है, इनमें जितने भी और नए क्वेश्चंस हो जो अब आपको मिलते हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। ये 2012 के बाद के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो यहां तक आप एक बार सेव करें, और आप अगर कोई वीडियो लेक्चर देखना हो तो आप लाइब्रेरी में जाकर क्या कर सकते हैं, चैप्टर्स का ब्लड एंड सर्कुलेशन के लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। बहुत ज्यादा सावधान रहे और सतर्क रहें, कुछ भी हो तो क्या करें, 100 पर कॉल करोगे। बाय, हैव अ नाइस डे।